नमस्कार, स्वदेश न्यूज पर एक बार फिर मैं हूं आपके साथ वागीशा। आज बात की क्या उत्तराखंड में विन फेस वाला फॉर्मूला काम आएगा। जी हां, असम में भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा था वो पेश नहीं किया गया। आपको बता दें 8 महीने बाद उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या मोदी शाह की जोड़ी उत्तराखंड में काम आएगी? क्योंकि उत्तराखंड में कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आ रहे हैं। बता दें उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा असम का फॉर्मूला अपना सकती है। राज्य के लिए चुनावी रणनीति में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, जिसमें एक फॉर्मूला यह भी है कि यह फॉर्मूला असम में सफल रहा और पार्टी दोबारा सत्ता में आने में कामयाबी रही। क्या यही फॉर्मूला उत्तराखंड में अपनाया जा सकता है? क्या मोदी शाह की जोड़ी उत्तराखंड में रंग लाएगी? क्योंकि असम में आपने देखा कि 2 चेहरे थे, लेकिन इन चेहरों को पेश नहीं किया गया, सिर्फ पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ा गया। वहीं अब उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या उत्तराखंड में भी वही स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी जो असम में अपनाई गई। उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। इस लिहाज से अब केवल लगभग 8 महीने का समय ही बचा है। पार्टी ने हाल ही में नेतृत्व परिवर्तन कर अपनी चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश की थी, लेकिन नया नेतृत्व भी उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। इसके अलावा कोरोना से बने हालात ने भी पार्टी की चिंता बढ़ाई हुई है। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। राज्य में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की नेतृत्व वाली सरकार को लेकर केंद्र में किसी तरह की नाराजगी तो नहीं, लेकिन चुनाव के समय जिस तरह की रणनीति की जरूरत होती है उसमें दिक्कत आ सकती है। वैसे भी हाल ही में मुख्यमंत्री के कुछ बयानों को लेकर पार्टी असहज रही है। बता दें कई ऐसे बयान, चाहे बात करें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की या फिर तीरथ रावत की, दोनों के कुछ ऐसे बयान आए जिससे पार्टी में कहीं न कहीं ऐसी स्थिति बनी और कहीं न कहीं जनता भी इससे असहज महसूस कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान भी असहज करने वाले रहे हैं। ऐसे में एक बार और नेतृत्व परिवर्तन करने की बजाय वह विधानसभा चुनाव में बिना किसी चेहरे के जा सकती है। दरअसल पार्टी ने असम में भी यही फॉर्मूला अपनाया था। वहां मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के रहते हुए भी उनको बतौर मुख्यमंत्री पेश नहीं किया गया था, बल्कि चुनाव मैदान में उतरे हेमंत बिस्वा शर्मा को परोक्ष रूप में आगे बढ़ाया गया और मुख्यमंत्री भी उन्हीं को बनाया गया। उधर उत्तराखंड में किसी एक चेहरे पर दाव न लगाने के पीछे एक रणनीति यह भी मानी गई है कि भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लगभग आधा दर्जन दावेदार है। आपको बता दें ऐसे कई चेहरे उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री पद के लिए बनाए गए हैं। बात करें तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम हम आपको बता देते हैं। अजय भट्ट जो इस बार मुख्यमंत्री बनने वाले थे, अनिल बलूनी जो इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल, ये ऐसे चेहरे थे जो मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आए थे, लेकिन बनाया उन्हें किया और लगभग सभी अपने अपने क्षेत्र के मजबूत नेता है और यही सब कारण है कि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या उत्तराखंड में बीजेपी का विन फेस फॉर्मूला काम आएगा और अगर विन फेस फॉर्मूला काम आता है तो क्या मोदी शाह की जो जोड़ी है वो उत्तराखंड में रंग लाएगी। क्योंकि असम में भी हमने देखा था जो मुख्यमंत्री पद पर थे उन्हें सामने नहीं लाया गया, बल्कि चुनाव की पार्टी के आधार पर असम में चुनाव लड़ा गया। और चलिए आज की चर्चा इसी पर, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी बीजेपी से पक्ष रखेंगे असम से, वहीं किशोर उपाध्याय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से पक्ष रखेंगे, वहीं डॉक्टर विपिन गौर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं डॉक्टर विपिन से करना चाहूंगी। डॉक्टर विपिन, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 8 महीने बाद उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेकर अब प्री प्लानिंग कर रही है कि आखिर 8 महीने बाद सत्ता वापसी कैसे हो। उत्तराखंड की बात करें तो क्या लगता है जो असम में बीजेपी ने किया कि बिन फेस चुनाव, क्या उत्तराखंड में फॉर्मूला काम आएगा? मोदी शाह की जोड़ी वहां भी रंग लाएगी? देखिए ऐसा है कि अगर आप इससे पहले का चुनाव भी देखें, वहां पर उस समय पर भी किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा के चुनाव नहीं लड़ा गया था। बीजेपी ने जो इलेक्शन लड़ा था वो मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ा था। इसके अलावा उत्तराखंड में उस समय पे चेहरे तो बहुत थे जिनके नाम बार बार आ रहे थे कि हो सकता है ये मुख्यमंत्री बने, हो सकता है वो मुख्यमंत्री बने, पर मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जिसका कहीं पर भी सीएम पद के लिए किसी भी तरीके से कहीं पर कोई नाम नहीं था। तो इसमें अगर आप बात करेंगे इस बार की चुनाव की, तो ये कोई नई बात नहीं है कि भाजपा उत्तराखंड में बिना मुख्यमंत्री चेहरे के इलेक्शन लड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है।
कि पहले से अगर आप किसी का चेहरा लगा लेते हैं और उसके बाद इलेक्शन लड़ते हैं और फिर बाद में किसी मुख्यमंत्री की मतलब किसी की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाए थे, तो ये एक बड़ा अजीब सा पहलू बन जाता है। तो मुझे लगता है कि जो भाजपा कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। और पर पिछले मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने थोड़ा सा जो काम किया उससे लोग नाराज थे, उन्हीं की पार्टी के कई सारे लोग उनसे नाराज थे। इसी वजह से आखिरी के 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री बदलना भी पड़ा उत्तराखंड के अंदर। तो मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के इलेक्शन लड़ना कोई नई बात है, क्योंकि उत्तराखंड में जो दोबारा से इलेक्शन होंगे उत्तराखंड में वो मोदी जी के चेहरे पे ही होंगे। अभी तक आप ज्यादातर राज्यों की बात, जैसे आसाम की अगर आप बात कर रहे थे, आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा पहले भी एक ऐसे दावेदार थे जो कि मुख्यमंत्री बने, पर वो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था उस समय पर इस बार के भी रिजल्ट देखने के बाद सरकार ने सोचा, मोदी जी ने सोचा यानी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, तो उनको बनाया भी गया और बनने लायक भी थे क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उन्होंने काम किया है। और कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद बीजेपी को वहां पर बहुत बड़ी अच्छा वोट बैंक दिलाया है, लोगों को अपनी तरफ बुलाया है। तो इसमें बीजेपी बहुत सक्षम रही है और इलेक्शन जीती है। उत्तराखंड में भी अभी जो तीरथ जी हैं, तीरथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने जो काम किया था पिछले साल कोविड में, तो लोग वहां पर बहुत खुश थे। मैं खुद पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग कई जगह जाके आया था, तो मुझे वहां पर जब लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने कहा कि तीरथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और जो समस्याएं हैं उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री या फिर केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि सीएम पद के लिए वो अगली बार भी अगर सीएम बनते हैं तो हो सकता है कि उनको अच्छी तरीके से काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये आखिरी साल जहां पर खुद पार्टी के लोग परेशान हैं, नाराज हैं, ऐसे वक्त पे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है तो बड़ा मुश्किल होता है काम करना, पर विश्वास है कि वो उत्तराखंड के भले के लिए काम करेंगे। जी, चलिए प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रमोद जी, क्या लगता है जो असम में रणनीति अपनाई मोदी शाह का फॉर्मूला, जो चेहरा था मुख्यमंत्री उससे सामने नहीं लाया बल्कि एक पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ा गया। उत्तराखंड की यदि बात करें तो तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनकी यदि बात करें तो उनके भी कुछ ऐसे बयान आए हैं जिससे पार्टी असहज महसूस कर रही है, जनता असहज महसूस कर रही है। ऐसे में क्या लगता है, सत्ता वापसी होगी तीरथ सिंह जी की या फिर मोदी शाह के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि और भी ऐसे कई नाम है जो मुख्यमंत्री पद के लिए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में अपनी एक अलग रणनीति के साथ में चुनाव लड़ती है। तो अभी उत्तराखंड में क्या नीति अपनाई जाएगी इस पर मैं कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जहां तक असम की बात है, असम में हमारी सरकार दूसरी बार बनी और यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री के रूप में किसी चेहरे को हमने आगे नहीं बढ़ाया था। हम हमारे काम के आधार पर जो 5 साल हमने काम किया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज हमारी जो छवि पूरे विश्व में जो एक भारत की जो छवि बनी है, उस छवि को लेकर करके हम चुनाव में गए और इस चुनाव में हमें काफी सफलता मिली और सफलता मिलने के बाद में बड़े सर्वसम्मति से विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञ अपने तरीके से आकलन कर रहे थे कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने स्वयं वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के नाम का प्रस्ताव दिया और पार्टी के अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार दास जी ने उनका समर्थन किया और 5 मिनट के अंदर में पूरा फैसला हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस है, जहां नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और इंडिविजुअल थर्ड की विचारधारा के साथ में हम काम करते हैं। यहाँ ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन प्रमोद जी, मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत सारे दावेदार भी है वहां पर, बात करें उत्तराखंड की, तो फिर ऐसे में पार्टी के लिए भी ये कंफ्यूजिंग है ना कि किसको, क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र में मजबूत नेता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजनीति में अगर कोई व्यक्ति आता है तो हो सकता है उनकी कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी हो और महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। हमारे लिए पार्टी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और सेल्फ थर्ड, सेल्फ को हम थर्ड में यहाँ रखते हैं।
तो जो राष्ट्र हित होता है वो सर्वोपरि है, उसके बाद में पार्टी हित और उसके बाद में व्यक्तिगत की बात आती है। तो हमारा जो लक्ष्य है नेशन फर्स्ट का, उस लक्ष्य को आगे रख करके हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और उसी दिशा में हमारी पार्टी आने वाले समय भी काम करेगी। जी चलिए, किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, क्या लगता है, बीजेपी ने अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दी है, 8 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आपने देखा त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध हुआ, फिर तीरथ सिंह रावत को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में आपको क्या लगता है, सत्ता वापसी बीजेपी की होगी या फिर कांग्रेस भी स्ट्रेटजी बना रही है वहां पर सरकार में आने के लिए? मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे साथ साथी और बहुत। किशोर जी, आपकी आवाज प्रॉपर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। मैं असली में इस समय गाँव की तरफ हूँ दवाई। किशोर जी आपकी आवाज यहाँ तक प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही है। कुछ आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आप कहिए कहिए। मैं आप जो दोनों साथी जुड़े हुए हैं, अब ध्यान से उनकी बात सुन रहा था कि देखी थी उन्होंने जो असम की बात कहा कि 5 साल बड़े अच्छा काम किया, तो आपने और शर्मा जी को क्यों बनाया? यहाँ पर जैसे आप अभी कह रही थी कि यहाँ उत्तराखंड में 2017 में कांग्रेस छोड़ करके गए, उनके नाम लेने को आप भूल ही गए। वहाँ घमासान है मुख्यमंत्री के रूप में। महाराज जी अलग परेशान है, भरत सिंह जी अलग परेशान है, विजय बहुगुणा जी बेचारे जो है वो मुझे पिटे से बैठे हुए हैं, यशपाल आर्य जी की वही हालत है कि आपस में ही जो है यादवी संघर्ष हो रहा है, जैसे यदुवंश में हुआ था। अब पिछला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरे पर नहीं लगा, अटल जी ने बनाया और मोदी जी संवारेंगे। अब क्या संवारेंगे? यहाँ बेरोजगारी का जो बुरा हाल है, यहाँ महंगाई का जो हाल है, इस समय एक अस्पताल नहीं है यहाँ मुख्यमंत्री अपना इलाज करवा सके अगर कोई बीमार हो गया। पिछले मुख्यमंत्री सीधे दिल्ली भागे एम्स में। तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बहुत खराब है और तब चाहे वो जिसके चेहरे पर, खुद अगर प्रधानमंत्री जी भी बोलेंगे कि मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए आऊंगा, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं मैदान में दिखाई नहीं दे रही है। तो किशोर जी, अगर कांग्रेस, चलिए भाजपा की स्थिति खराब है, भाजपा ने काम नहीं किया, तो कांग्रेस वापसी की तैयारी कर रही है? और अगर कांग्रेस कर रही तो क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के पास उत्तराखंड में वापसी के लिए? जो है, अगर मेरी असम के जब मैं हिमालय बचाओ आंदोलन में गया था, जो आज मुख्यमंत्री है वो भी मिले थे, तब वो कांग्रेस के मंत्री थे। हम इस समय एजेंडा जो मध्य हिमालय है, तो उत्तराखंड का योगदान है, जो हमारा 72% जंगलों पर आपने कब्जा कर रखा है, 2006 का जो वनाधिकार जो कानून है अब तक उत्तराखंड में लागू नहीं हुआ है। अब यहाँ के जो योगदान है हमारा राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए, आज मेरी पार्टी जो वनाधिकार आंदोलन है उसके मुद्दों को स्वीकार कर रही है। हमारा सबसे पहली मांग है कि भाई हमको आप फॉरेस्ट ड्वेलर जो है वो घोषित करना। इस समय बिल्कुल जंगल के बीच में हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उसने कहा कि एक पेड़ का योगदान 74,000 रुपए का है, और अगर हम अपने यहाँ जितना हम योगदान दे रहे हैं, अगर कैलकुलेटर से ख्याल से वो तो सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम उत्तराखंड में जो इस समय मुद्दे हैं
उनसे अलग एजेंडे के साथ जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो जनता के बेरोजगारी के मुद्दे हैं, हमारा जो योगदान है, उसका कॉम्पनसेशन हमें मिलना चाहिए। उन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे हम। जी चलिए, मुद्दों को लेकर प्रमोद जी से सवाल लेते हैं। प्रमोद जी, पहला आपसे मुद्दा कमेंट है कि हमको फॉरेस्ट डेवलप घोषित करना। प्रमोद जी से कमेंट लेते हैं। प्रमोद जी, क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार कटाक्ष कर रही है कि उत्तराखंड में ये हालत है कि एक हॉस्पिटल नहीं है वहां पर इलाज कराने के लिए। अगर मुख्यमंत्री को भी कुछ होता है तो उन्हें दिल्ली भागना पड़ता है। तो फिर बीजेपी के पास क्या मुद्दे हैं कि सत्ता वापसी फिर से बीजेपी की हो? देखिए, कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि कांग्रेस कभी भी जमीनी हकीकत को स्वीकार करके राजनीति नहीं कर रही है। स्पेशली जो ये जब से ये सत्ता से बाहर हुए हैं उसके बाद में इनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। देखिए, जब सारे देश में जब वैक्सीन का निर्माण हो चुका था और जब इनके नेताओं को जरूरत थी कि वो लोगों से अपील करते कि वैक्सीन ली जाए, लेकिन कांग्रेस के राज्य के मुख्यमंत्रियों ने उस समय कह दिया कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और यहाँ तक कह दिया कि ये मोदी वैक्सीन है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। और आज जब देश में ऐसी स्थिति हुई तो अब ये कह रहे हैं कि हमको वैक्सीन उपलब्ध करवाओ। तो पहले इनको ये इतने दिग्भ्रमित है कि इनको ये पता नहीं है कि वैक्सीन की आवश्यकता है या नहीं है। जब सबसे आज इसके पहले भी भारत वर्ष में बहुत सी महामारियां आई और उनकी दवाइयां कब भारत वर्ष के लोगों को मिली, अगर उसका हम कंपैरेटिवली अगर डाटा देखें तो हमें पता चलेगा कि आज कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भारत ने विश्व के साथ में लगभग एक ही समय पे वैक्सीन भारत ने तैयार की है। यह है भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि। लेकिन कांग्रेस के नेता इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे और इस महामारी के वक्त में भी वो लोग अपनी जो ओछी राजनीति है वो समय समय पे उनकी राजनीति प्रकट हो रही है। ऐसा है कि इस देश में चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे भारत वर्ष हो, एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है और एक ऐसा विपक्ष जो सरकार की कमियों को दिखाए और एक सकारात्मक समालोचना करने के साथ एक सकारात्मक पक्ष सरकार के सामने रखे। अब जहां तक इन्होंने कहा कि ये तो उत्तराखंड की जनता तय करेगी कि वहां भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उस रिपोर्ट कार्ड को देख करके उत्तराखंड की जनता जो है जनादेश देगी। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अपने गिरबान में झांक करके देखेगी कि पूरे भारत वर्ष में आज उनकी लोकप्रियता इस तरह क्यों घटी है? एक समय पूरा नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस में था, पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आज ऐसी क्या वजह उत्पन्न हुई कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं है, कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कहीं भारतीय जनता पार्टी के मित्र दलों की सरकार है। तो कांग्रेस एक ऐसी पुरानी पार्टी जो 100 वर्षों से भी पुरानी पार्टी है और जिसका एक अपना इतिहास रहा है, उस पार्टी को आज इस बात का मंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है कि उनसे कहाँ चूक हुई। उस बजाय उस चूक के ऊपर में वो लोग चिंतन और आत्ममंथन करने के बजाय। प्रमोद जी, उत्तराखंड में सत्ता वापसी कैसे होगी बीजेपी की? मैंने ये पूछा है कि क्या मुद्दा होगा। देखिए, मुद्दा हमारे पास सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा है विकास का। विकास का मुद्दा लेकर करके हम जनता के बीच में जाएंगे और हमने जो पिछले 5 साल में काम किया है वो रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने रखेंगे। विपक्ष अपनी बात जनता के सामने रखेगा और जनता तय करेगी वो किसको सत्ता सौंपेगी। ये तो जनता निर्णय करेगी ना। चलिए, डॉक्टर विपिन हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन जी, क्या लगता है जो स्थानीय मुद्दे हैं या राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो काफी मायने रखते हैं उत्तराखंड की जनता के लिए? और सत्ता वापसी की यदि बात करें तो क्या सिर्फ मोदी शाह का ही चेहरा, वहां कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सत्ता वापसी के काबिल हो? देखिए, उत्तराखंड के लोग जो हैं उनकी सोच नेशनलिस्ट है, राष्ट्रीय सोच वो रखते हैं। इसलिए आज तक वहां पर कोई छोटी पार्टी या लोकल पार्टी वहां पर आज तक बड़ा अपनी सीट्स लेके नहीं आ पाई या सरकार के बीच में या साथ मिलकर बड़ा काम नहीं कर पाई। तो जहां पर राष्ट्रीय सोच हो लोगों की तो वो सिर्फ अपने राज्य के ही नहीं, वो राष्ट्रीय जो कार्य हो रहे हैं उनको देख के भी पार्टी चुनते हैं। ये थोड़ा सा मैं अपने भाजपा प्रवक्ता साहब जो हैं प्रमोद जी, उनसे थोड़ा सा मैं मतलब 100% श्योरिटी नहीं लेता कि पिछले 5 सालों के अंदर या 4 सालों के अंदर उत्तराखंड में क्या विकास हुआ है,
क्योंकि उत्तराखंड में जो विकास 4 साल के अंदर होना था वो नहीं हो पाया है। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ और लगातार मैं उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों के दौरे करता रहता हूँ। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उत्तराखंड में बहुत अच्छे से हुई हैं, पर जिस चीज की जरूरत उत्तराखंड को है वो आज तक नहीं मिल पाई है। सबसे पहली जरूरत, उत्तराखंड के जो दूर गांव के इलाके हैं वहां पर आज तक बड़े अस्पताल नहीं बन पाए हैं। किसी के साथ कोई समस्या हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो वो वहीं एक्सपायर हो जाता है। अगर उसको जॉली ग्रांट भी लेके आए तो कम से कम 6 से 7 घंटे बाय रोड आने में लग जाते हैं। और ये काम ना ही कांग्रेस कर पाई ना ही बीजेपी कर पाई। और सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा है ही है, इसके अलावा पढ़ाई का मुद्दा। आप देखिए वहां पर अगर किसी को ग्रेजुएशन करनी हो, रेगुलर कॉलेज करना हो तो उसको दूर दूर पौड़ी जाना पड़ता है, उसको श्रीनगर जाना पड़ता है, उसको गोपेश्वर जाना पड़ता है, उसको टिहरी जाना पड़ता है। तो वहां पर क्या है, शिक्षा की बहुत समस्या है। जितने स्कूल्स हैं वो इतनी दूर दूर पे हैं कि एक एक 1.5 घंटे बच्चों को पैदल चल के जाना पड़ता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर उत्तराखंड में ना ही कांग्रेस ने ना ही बीजेपी ने सुधा। तीरथ जी से मैं एक बात का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने संसद के अंदर जो उत्तराखंड में पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए बहुत अच्छी बात कही थी कि किस तरीके से हम पलायन को रोक सकते हैं, क्योंकि अगर पलायन रुकेगा तो ही उत्तराखंड के जो गांव हैं बंजर पड़ गए हैं वहां पर दोबारा हरियाली आ सकती है। तो ये सरकारों के काम है किस तरीके से वो पलायन को रोकें। विकास सिर्फ ये नहीं है कि आपने सड़कें बना दी साहब, आपने उसमें अच्छा पेंट कर दिया, अच्छी शक्ल दिख रही है, वो विकास नहीं है। विकास का मतलब ये होता है कि लोकल जो गांव के लोग हैं वो खुश होने चाहिए। उनको जिस चीज का अभाव है, जिस चीज की कमी है वो पूरी होनी चाहिए। उनको जहां पर मदद चाहिए वो मदद पूरी मिलनी चाहिए। हमारा एक राज्य ऐसा राज्य है जहां पर नदियां हैं, जहां पहाड़ हैं, जहां पर जंगल है, वहां पर जाइए आप। विपिन जी, जमीनी हकीकत जाननी बहुत जरूरी है और जरूरी भी है क्योंकि उत्तराखंड में विकास भी जरूरी है। अभी हमने देखा पार्टी में कि मुख्यमंत्री वहां बदले गए। ऐसे में कहीं न कहीं जो बयान इस बीच आए, बात करें पूर्व मुख्यमंत्री की या फिर हालिया मुख्यमंत्री की, कुछ ऐसे बयान सामने आए जिससे पार्टी भी असहज महसूस कर रही है। इसलिए कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि असम की रणनीति उत्तराखंड में अपनाई जाए। चलिए किशोर जी, आपसे एक कमेंट लेती हूँ। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, इतने सालों से राज करती आई है, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो हर जगह गठबंधन की सरकार। इतनी पार्टी की यदि हम बात करें तो बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस में भी सुधार की जरूरत है। जी, कांग्रेस में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं अक्सर सिर्फ कांग्रेस में एक ही व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा काम करते हुए दिखाई देते हैं, वो है हरीश रावत। हमेशा कहीं ना कहीं पहुंचे होते हैं लोगों की मदद के लिए या किसी न किसी काम के लिए। किशोर दा भी मैंने कई बार देखा है, अलग अलग जगहों पे रैलियां करते रहते हैं या राहत सामग्री इन्होंने कई जगहों पे बांटी। बिल्कुल विपिन जी, जरूरत तो है कांग्रेस में सुधार की। हाँ, मैं किशोर जी के पास, किशोर जी से एक कॉमेंट चाहती हूँ। किशोर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? किशोर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? पहले भी नहीं आ रही थी मैडम। किशोर जी आप तक आवाज पहुंच पा रही मेरी? एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगी। आपको नहीं लगता कांग्रेस में सुधार की जरूरत है? क्योंकि कांग्रेस दावे तो करती है लेकिन सत्ता वापसी की जो तैयारी रहती है, सत्ता में वापस नहीं आ पाती। हमने हालिया के चुनाव देखे, बात करें असम की, पश्चिम बंगाल की। तो मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, जैसे विशाल प्रदेश को उत्तराखंड में तीन मुख्य करेंगे, गोविंद कंट्री से लेकर के नारायण तिवारी तक। मुझे बड़ा अच्छा लगा विपिन जी जैसे कह रहे थे कि उन्होंने पहाड़ और नदियों की बात की। इसको कहते हैं अगला जो चुनाव होगा उसी को मुद्दा बनाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो ऐतराज है हमारे प्रमोद जी ने वो चीज बातें, ये सब चीजें मेरे ख्याल से इस तरह से बहस में नहीं आनी चाहिए कि ऊंची राजनीति कर रहे हैं। आप जो है वैक्सीन को बीच में ला रहे हो, आपको ये पता नहीं है कि आपका मुख्यमंत्री है। यहाँ दोनों जो गए हुए मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री दोनों मेरे मित्र हैं। आपके पास क्या जवाब है? आपने त्रिवेंद्र रावत जी को क्यों बदला भैया? सबसे बड़ी बात है, क्या जवाब दोगे जनता के बीच में? जिसका मतलब 4 साल आपने उत्तराखंड के बर्बाद कर दिए। मेरे ख्याल से हमको शब्दों में संयत रहना चाहिए, इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनको अपना जो उन्होंने ओछी और ये सब बातें कही हैं, प्रमोद जी उसको वापस लें। हम निश्चित रूप से हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आपने हरीश भाई का नाम लिया, मैं तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन का एक अदना सा सिपाही रहा हूँ।
और यहाँ गांव में हूँ, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लिए क्या जरूरी है। और मेरी 72% जमीन पर आपने कब्जा कर रखा है। मैं 60 करोड़ लोगों को पानी दे रहा हूँ, उसको आप जो है कहीं अकाउंट फोर नहीं कर रहे हो। अगला चुनाव उन मुद्दों पर होगा। बिल्कुल किशोर जी, क्योंकि जरूरत है उत्तराखंड में विकास की। डॉक्टर विपिन ने भी यही कहा कि विकास की बहुत जरूरत है। हॉस्पिटल की यदि बात करें तो हॉस्पिटल नहीं है, छोटे छोटे गांव में एजुकेशन की बात करें तो वो नहीं है, वो देखने की बहुत जरूरत है। फिलहाल समय की कमी के चलते मैं तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद करना चाहूंगी। तो उत्तराखंड में अब 8 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में फिर से सत्ता वापसी के लिए जो रणनीति बीजेपी अपना रही है, जो असम में रणनीति अपनाई गई, वो क्या उत्तराखंड में काम आती है? क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे कई दावेदार हैं जो मुख्यमंत्री पद के लिए है, और क्या मोदी शाह की जोड़ी उत्तराखंड में काम आती है? क्योंकि कांग्रेस भी लगातार कटाक्ष कर रही है कि उत्तराखंड की जो हालत है, जो विकास की यदि बात करें तो उत्तराखंड में जमीनी स्तर पर विकास नहीं हुए हैं। ऐसे में क्या सत्ता वापसी फिर से उत्तराखंड में बीजेपी करती है या फिर कांग्रेस? ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।